पाठ 15 अपने पराये। पटना मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में आज लोगों की भीड़ देखते ही बनती थी। बाहर सड़क के किनारे कार, टैक्सी, स्कूटर तथा साइकिलों का तांता लगा हुआ था। स्त्री पुरुष, बच्चे बूढ़े सभी अस्पताल की ओर ही आ रहे थे। किसी की आंखों में कौतूहल नाच रहा था तो किसी के मुरझाए हुए चेहरे पर अनिष्ट की आशंका झलक रही थी। कुछ लोग जो पहले से ही वहां मौजूद थे आंखों में आंसू लिए सुबक रहे थे। वातावरण अत्यंत ही कारुणिक हो रहा था। अस्पताल के इर्द गिर्द उदासी के बादल मंडरा रहे थे। राजीव अपने मम्मी पापा के साथ रिक्शे से उतरकर अस्पताल की ओर तेजी से बढ़ रहा था। वह सहमा सहमा सा दिख रहा था। मम्मी की आंखें डबडबा आई थीं। वह मन ही मन प्रार्थना कर रही थीं। पापा के चेहरे पर भी चिंता की रेखाएं गहराती जा रही थीं। राजीव ने अस्पताल में उमड़ती हुई भीड़ की ओर अचरज से देखा। अधिकांश लोगों के चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थीं। नए आगंतुक सूचना पट पर चिपकी हुई सूची में अपने अपने पिता, पुत्र, पत्नी, संबंधी, मित्र आदि के नाम की तलाश कर रहे थे। मम्मी पापा के साथ राजीव भी उधर ही बढ़ गया। कितनी भयंकर दुर्घटना हुई है। दुर्घटनाग्रस्त लोगों की सूची को देखते ही राजीव के मुंह से निकला, पर उसकी बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मगर इतनी बड़ी दुर्घटना हुई कैसे? बगल में खड़ा एक व्यक्ति अपने किसी परिचित से पूछ रहा था। राजीव ने भी उधर ही निगाहें टिका दी। पूछने वाले व्यक्ति की आंखों में जानकारी हासिल करने की अधीरता तथा आश्चर्य के भाव एक साथ तैर रहे थे। आपने आज का समाचार पत्र नहीं देखा? पलामू एक्सप्रेस पटना आ रही थी और इधर से एक मालगाड़ी उसी पटरी पर जा रही थी। बस दोनों ट्रेनों में भिड़ंत हो गई। परिचित व्यक्ति के मुंह खोलने से पहले ही बगल में खड़ा एक दूसरा युवक बोल उठा था। राजीव अभी उधर ही देख रहा था कि पापा की भर्राई हुई आवाज गूंजी, अपने रानू का तो इस सूची में नाम ही नहीं है, अब क्या होगा? भाई साहब, इस सूची में तो ज्यादातर उन्हीं लोगों के नाम हैं जिनका उस ट्रेन में आरक्षण था। वैसे आप अंदर जाकर घायलों में अपने आदमी की पहचान कर लीजिए। पापा के प्रश्न पर टिप्पणी करते हुए पीछे से एक व्यक्ति ने सुझाव दिया था। जी हाँ, ठीक कहते हैं आप, पापा ने कुछ सोचते हुए कहा। चलो अंदर चलकर देखते हैं। बाहर चीख पुकार मची हुई थी। घायलों को ढोकर लाने वाली एम्बुलेंस खड़ी थी। कुछ औरतें छाती पीट पीट कर रो रही थी। शायद उनके किसी अपने आदमी का देहांत हो गया हो। ये सब देखकर राजीव की आंखें भी भर आईं। मम्मी पापा की आंखें हर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को सूक्ष्मता से देखकर फिर आगे बढ़ जाती थी। जैसे जैसे राजीव की नजर घायलों पर पड़ रही थी उसके हृदय की धड़कन तेज होती जा रही थी। मगर उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि सभी लोग सिर्फ अपने आदमियों के विषय में ही क्यों चिंतित हैं। मम्मी तो बार बार कह उठती थी, दुर्घटना होनी ही थी तो किसी दूसरे दिन हुई होती या किसी दूसरी ट्रेन से होती। हे प्रभु! राजीव को मम्मी की बात पर मन ही मन क्रोध आता था। विपत्ति भला कहीं सूचना देकर आती है? रानू भैया गर्मी की छुट्टी में 1 माह के लिए डाल्टनगंज गए हुए थे। नाना जी खुद ही आकर उन्हें साथ ले गए थे। 2 दिन पहले ही तो भैया का पत्र आया था कि वह आज के दिन पलामू एक्सप्रेस से वापस लौट आएंगे। मगर आज ही यह दुर्घटना हो गई। पता नहीं भैया किस हाल में होंगे। अचानक राजीव की नजर एक घायल व्यक्ति पर पड़ी और वह बुरी तरह चौंक उठा। उसने मम्मी को झकझोरते हुए कहा, मम्मी, यह दीनू भी उसी गाड़ी में था। वही दीनू जो मोहल्ले में भीख मांगने आता था। देखिए ना, उसका बायां पैर घुटने के नीचे से बिल्कुल कटकर अलग हो गया है। बेचारा। राजीव ने सहानुभूति जताई। क्या बकबक किए जा रहे हो? चुपचाप रानू को देखते चलो, पापा ने राजीव की बात को काटते हुए कहा। राजीव रुआंसा होकर खामोश हो गया। उसने मन ही मन अंदाजा लगाया कि अपने दुख के आगे शायद दूसरों की तकलीफ कोई खास अहमियत न रखती हो। तभी एक बूढ़ा आदमी बदहवास सा आया और रो रो कर गुहार लगाने लगा, भाइयों, मेरे बेटे को बचा लीजिए, उसे खून की सख्त आवश्यकता है। मगर ओ ग्रुप का खून यहाँ ब्लड बैंक में है ही नहीं। दानियों, मुझ गरीब पर रहम कीजिए और अपना खून देकर मेरे इकलौते बेटे की जिंदगी बचा लीजिए, वरना मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मगर भीड़ ज्यों की त्यों अपनी धुन में खोई रही। उस बूढ़े की बात पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। कुछ लोगों ने तो पागल कहकर उसकी खिल्ली भी उड़ाई। मम्मी, मेरा खून तो ओ ग्रुप का ही है ना? राजीव ने मम्मी से प्रश्न किया। हाँ है तो, मगर बात क्या है?
मम्मी ने नाक भौं सिकोड़ते हुए उत्तर में एक और सवाल ठोक दिया। सुना नहीं आपने? उस बूढ़े के इकलौते बेटे को खून की जरूरत है, राजीव बोला। मगर उसका बेटा क्या लगता है तुम्हारा? पापा ने डपटते हुए पूछा। इंसानियत के नाते किसी की मदद करना भी तो हमारा फर्ज है, आपने ही तो पढ़ाया था कि। राजीव पापा को समझाने के लहजे में अभी बोल ही रहा था कि मम्मी ने बात काटकर गुर्राते हुए जवाब दिया। हम अपने बेटे की चिंता में व्याकुल हैं और तुम्हें इंसानियत की फिक्र सता रही है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि उधर तुम्हारा बड़ा भाई कहीं पड़ा पड़ा करा रहा होगा और इधर तुम्हें दूसरों की चिंता ही खाई जा रही है। मगर मम्मी, राजीव ने अविचलित भाव से कहा, अगर वह लड़का आपका अपना बेटा होता तो भी क्या आप यही कहती? यदि मेरे खून देने से ही उस लड़के की जान बच जाती है तो इसमें भला हर्ज ही क्या है? मम्मी कुछ देर तक राजीव को घूरती रही। तभी उसने बूढ़े की ओर बढ़ते हुए पुकारा, बाबा, मैं अपना खून देने के लिए तैयार हूं, चलिए जल्दी कीजिए। बूढ़े की आंखें छलछला आईं। उसने राजीव को गले से लगा लिया और फिर उसे साथ लेकर आगे बढ़ चला। मम्मी पापा एक दूसरे की ओर देखते रह गए। अचानक अपने नौकर रामू की आवाज सुनकर उन दोनों की तंद्रा टूटी। रामू ने अधीरता से कहा, मेम साहब, रानू भैया ने टेलीग्राम भेजा है, वह आज ना आकर परसों की गाड़ी से आएंगे। कहते हुए उसने राजीव के पापा के हाथों में टेलीग्राम थमा दिया। राजीव के मम्मी पापा के मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। अब वे सभी राजीव के अंदर से आने की बेताबी से प्रतीक्षा करने लगे। अचानक वही बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ आया और राजीव के पापा के पैरों में गिर पड़ा। साहब, आपके बेटे ने मेरे बेटे को नई जिंदगी दी है, मैं आप लोगों का उपकार कभी नहीं भूलूंगा। बूढ़े आदमी का मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा था। राजीव के पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब, इसके लिए तो आप मेरे बेटे राजीव का ही धन्यवाद कीजिए। हम लोग स्वार्थ में अंधे हो गए थे, लेकिन राजीव ने ही हमें आज सही मायने में इंसानियत की सीख दी है। तभी डॉक्टर राजीव को साथ लिए आ पहुंचे और बोले, आज आपके बेटे राजीव ने एक इंसान होने का फर्ज निभाया है। अगर हर व्यक्ति इसी तरह अपने फर्ज को निस्वार्थ भाव से निभाए तो कई लोगों के मुरझाए चेहरे खिल सकते हैं। आप खुशकिस्मत हैं कि आपका राजीव जैसा बेटा है। यह सुनकर पापा का मस्तक गर्व से ऊंचा उठ गया। मम्मी भी राजीव के माथे पर प्यार से हाथ फेरने लगी और उस बूढ़े आदमी ने राजीव को सदा खुश रहो का